साथियों, कुछ दिनों पहले इसी लान में हम लोग इकट्ठा हुए थे 25 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाने के लिए। यह सांसद शरद यादव की पहली एक गुट आपस में मिलने की योजना थी, जहां पर कि हम लोग 25 दिसंबर को एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए थे तो मुक्ति दिवस मनाया था। और 17 के पहले चुनाव के पहले का वह आयोजन था। अब हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं 17 के बीत जाने पर 19 आने के प्रक्रिया में। ये दोनों 17 और 19 के बीच में हम क्या हैं, कैसे सोच रहे हैं, इसके संदर्भ में हम लोग मिल रहे हैं। और हमारे सामने यह बैठी हुई देश की 3/4 आबादी के प्रतिनिधि बुद्धिजीवी हमारे सामने हैं। ये 1/4 आबादी वाले लोग मुख्य धारा कहलाते हैं, 3/4 से अधिक आबादी वाले लोग हाशिए का समाज कहलाते हैं। यह हमारे राष्ट्र की, हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है जो इसको इसी रूप में चल रहा है। तो 5 मिनट का समय दिया गया। आज मित्रों, भाषण करने का तो समय नहीं है, तो 2-4 मिनट में कुछ बातें कहूँगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने रतन लाल का भाषण सुना, प्रोफेसर रतन लाल ने अभी जो थोड़ी देर पहले अपना वक्तव्य दिया था, तो ज़्यादा भाषण करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो प्रश्न उठाए गए हैं, एक एक प्रश्न को उठा करके उसका समाधान ढूंढिए, आपको उसका एक उत्तर मिलता रहेगा। ये आप देख लीजिए। इसमें से आप केवल शत्रु के ऊपर अंगुली उठाने से पहले आप अपने ऊपर भी अंगुली उठाइए। शरद जी आ गए हैं और जिनके प्रयत्नों से यह दूसरा आयोजन यहाँ हो रहा है। अब मेरा 5 मिनट यहाँ से माना जाए। तो जैसा मैंने कहा कि दूसरी बार हम लोग इनके प्रयत्नों से यहाँ मिल रहे हैं और एक बहुत ही गंभीर चिंतन पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब अगर आप लोग बैठ जाते तो मैं अपनी बात शुरू करता। मैं ये कह रहा था कि मैं वहाँ बोलूँगा, नीचे बैठ के बोलूँगा या ऊपर बैठ जाऊँगा, अभी नहीं। ये बात करेंगे, ये माइक हाँ मित्रों, इसमें जितने लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं उसमें से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। अगर उन सवालों को आप पकड़ें और उसके आधार पर बातचीत करना शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ों का एक रूप हमारे सामने आएगा। जैसे किसी ने कहा कि हम आरएसएस की चाहे जितनी भी वह कर लें, लेकिन इतना संगठित दूसरा कोई हमारे पास संगठन नहीं है। वह पहला देश का ऐसा संगठन है जो आज तक कभी नहीं टूटा। हमारा शत्रु है, लेकिन अपने शत्रु की कमजोरियों पर भी प्रहार कीजिए तो उसकी जो ताकत है, उस ताकत को भी पहचानिए। और जब तक उस ताकत को आप नहीं पहचानेंगे, उसकी संगठन शक्ति क्यों है, हमारे संगठन शक्ति का अभाव क्यों है, जब तक आप इस पर नहीं विचार करेंगे तब तक आप उसका मुकाबला उस ढंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो यह है कि हमारे सामने जो एक बहुत ही असहिष्णुता के दौर से हम गुजर रहे हैं। आज आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। विचार उनका सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे एक कविता याद आती है कि हस्तिनापुर के निवासियों सावधान, हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है विचार। और याद रखो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है यह विचार। यह कौन सा विचार है? हमारा चिंतन, हमारा विचार जो उनके पास नहीं है उस ढंग का। उनके पास बुद्धिजीवी नहीं है, उनके पास लेखक नहीं है, उनके पास साहित्यकार नहीं है, इसलिए वह बराबर विचारों की हत्या करेंगे। और उनके लिए जो है जेएनयू विचार का केंद्र है। जेएनयू आज के लोकतंत्र की पहचान है। जेएनयू को ध्वस्त करो, विचार को ध्वस्त करो, देश से विचार ध्वस्त हो जाएगा। यह उनका एक लौटा एजेंडा। आप देख लीजिए कि जेएनयू से विचार को खत्म करने के लिए कितना ज़्यादा पापड़ बेला गया। आज हमारे देश के विश्वविद्यालयों में जहाँ कुलपति भगवा कुलपति बैठाए जा रहे हैं,
एबीवीपी को बराबर एकदम से ग्रुप उसको लाइसेंस दिया जा रहा है उपद्रव करने का। वहाँ उनका वारा होता है, जब विरोध करते हैं तो कहते हैं हम इसको जेएनयू नहीं बनने देंगे। मामूली कॉलेज में कोई सेमिनार होता है, जब जो विद्यार्थी परिषद के लड़के आते हैं आपके विरोधी विचारधारा का विरोध करने, तो कहते हैं हम इसको जेएनयू नहीं बनने देंगे। अरे तुम जेएनयू बनने की हैसियत सबकी थोड़ा है जी, अब तुम डिग्री कॉलेज को कौन सा जेएनयू बनाओगे? मतलब होता है कि जेएनयू एक पहचान है देश की, लोकतंत्र की, सही को सही गलत को गलत कहने की। और जेएनयू पहचान रही है जहाँ के बच्चे 50% से ज़्यादा ओबीसी एससी एसटी के लड़के आते थे, उसको ख़त्म करने की बात है यह चल रहा है देश में। जेएनयू की पहचान मिटा देने का मतलब कि देश के शिक्षा संस्थानों से ओबीसी एससी एसटी के लड़कों को एकदम ख़त्म करना है, एडमिशन नहीं लेना है। और जेएनयू में प्रक्रिया हो रही है, धरना प्रदर्शन बच्चों का जारी है। और विकट बात यह है कि हम जैसे बुद्धिजीवी तमाम राजनेता, यानी शरद यादव को छोड़ दीजिए तो राज्यसभा में कोई बोलने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। किस हालत पर आप बात करते हैं वहाँ से? एक एक करके वह सबको करता चला जाएगा और आप सोचेंगे कि ये तो हमारे लिए नहीं है। एक बार बौद्धों को मारने के लिए वे आए तो मैंने कहा भाई मैं तो बौद्ध नहीं हूँ, यानी मैं नहीं मारा जाऊँगा। कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए तो मैंने कहा मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ। दलितों को मारने आए तो कहा भाई मैं तो दलित नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन अंत में जब मुझे मारने आए तो मेरी पहचान बताने वाला कोई बचा ही नहीं था। कोई यह तो बताए कि यह क्या थे। यानी एक एक करके सबको मारते चले जाएंगे और अंत में जब आप आएंगे तो आपके सामने कोई बचाने वाला नहीं रह जाएगा। एक एक से जाति को जात से, धर्म को धर्म से, समुदाय से लड़ाते लड़ाते टुकड़े टुकड़े करते चले जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ देखेंगे कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। यह नहीं होगा। मित्रों, संक्षेप में बात कहनी है। मैं एक कविता और उद्धृत करता हूँ। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, कविता पर बहस शुरू करो। इसके पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काट कर एकदम अलग फेंक दे, कविता पर बहस शुरू करो। सिलसिले से काट कर फेंक देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी समुदाय से, किसी जमात से निकाल करके बाहर करने, किसी जात से प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदमी आज तब तक सुरक्षित है जब तक एक कसाई के हीठे और तनी हुई गणास के बीच में कीमा होने से पहले बोटी सुरक्षित है। ये कसाई का हीठा और कसाई की जो तनी हुई गणास है उसके बीच में बोटी है, बोटी कीमा हो जाएगी। आदमी कीमा होने से पहले बोटी के रूप में सुरक्षित है। जातियों में टुकड़े टुकड़े में बांट कर रख दिया गया है। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से लड़ रहा है, संवाद कर रहा है। आज भी ये टुकड़े अपने को क्या नाम कीमा होने से बचाना चाहते हैं तो बोटियों को संवाद करना पड़ेगा, एक दूसरे को शत्रु नहीं करना पड़ेगा। आज हर आदमी अपने को जातिवाद से मुक्त मानता है, हर दूसरे आदमी को जातिवादी कहता है। आप देख लीजिए, यानी जाति पर हम लोग बहुत बहस कर रहे हैं। जो मूल सवाल उठाया था इन्होंने कि जाति को जमात में कैसे बदलें, जाति को वर्ग में कैसे बदलें, यह वर्ग की चिंता तो बहुत पहले ही भूल गई। और सवाल यह है कि जात इतनी सच्चाई आज भी क्यों बनी हुई है। कभी डांगे और अंबेडकर के बीच में इस बात को लेकर विवाद हुआ था। डांगे ने कहा था कि जब पूंजीवाद का विकास होगा तो जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने उसका विरोध करते हुए कहा नहीं, अगर जातिवाद खत्म हो जाएगा, पूंजीवाद आ जाएगा, तब भी जातिवाद नहीं खत्म होगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया, उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जातियां टूट करके वर्ग बन गईं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग बन गया। लेकिन शोषित वर्ग या गरीब वर्ग में आने वाला ब्राह्मण जो है पूजा ही जाएगा। धनाढ़ से धनाढ़ अमीर वर्ग में आने वाला दलित अपमानित ही होगा। यानी पूंजीवाद का विकास हो जाने के बाद वह अंतर विरोध बना रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्क्स ने यह सिद्धांत दिया था तो उस सिद्धांत के पीछे उनके सामने कौन समाज, भारत का समाज रहा? नहीं रहा होगा। उनके सामने यूरोप का समाज रहा है, जहां पूंजीवाद ने सामंतवाद को बहुत तोड़ा था।
वहाँ ख़त्म किया था। भारत की जो जातिवादी जटिल संरचना है वहाँ पर यह लागू नहीं हो सकता था। अंबेडकर सही थे क्योंकि वह ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे थे, ज़मीन का अनुभव उनके पास था, वह सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर नहीं लड़ रहे थे। इसीलिए हमारे देश में मार्क्सवाद को लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी वे सब अभिजन लोग थे, अभिजन लोग थे। और वह ज़मीन नहीं पकड़ पाया, मार्क्सवाद ज़मीन से जुड़ ही नहीं पाया। जिस शोषित वर्ग की बात करते थे, पिछड़े की बात करते थे, दलित वर्ग की बात करते थे, उनके साथ उनका जुड़ाव ही नहीं बन पाया, केवल वर्गीय विश्लेषण करते रह गए। और आज आप उससे कहते हैं कि असफल हो गया। वह एक वैज्ञानिक विचारधारा वह कभी नहीं होगी वहाँ से। सवाल यह है कि उसके ऊपर लगने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको लागू किया जाए। तो मित्रों, ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने बार बार कहा था कि रतन लाल ने जो सवाल उठाए थे, आप अपनी कमजोरियों को भी देखिए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, समाजवाद ने कहाँ गलतियाँ की हैं, सपा बसपा ने कहाँ गलतियाँ की हैं, और कैसे उन लोगों ने उठाया, कैसे अपने अन्याय को न्याय संगत सिद्ध कर दिया, कैसे हमारे न्याय को, हमारे सत्य को वह असत्य साबित कर दिए। और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है, मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए आज आप पहली बार इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे सूत्र आएंगे उसमें से, उसके आधार पर आपको अब एक राजनैतिक विकल्प की ज़रूरत है। जब तक आप राजनैतिक विकल्प नहीं बनाएंगे, तमाम एकेडमीसिया या तमाम सारे जो लोग जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग हैं, वह कैसे जब तक आधार नहीं होगा तब वो हमारी बात कर रहे हैं उसको दरकिनार करेंगे, उनके साथ उनके आदमी खड़े होंगे, वह सीधे सीधे विरोध करेंगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो एक राजनीतिक विकल्प होगा, हमारे सामने एक छाया होगी, हम अपनी बात कहेंगे, हम खतरा उठाकर भी कहेंगे। इसलिए आपको होगा कि अब यह गृह युद्ध की ओर हमें ढकेला जा रहा है और आगे चल कर के उस गृह युद्ध का सामना करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि यह अब मांगने से न्याय मिलता नहीं, उसे ज़बरदस्ती छीनना पड़ता है और उसे आपको छीन कर लेना पड़ेगा, गृह युद्ध होगा उसमें से। इसलिए अब जीवन जय या कि मरण होगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर अगर आप चलेंगे, सड़क पर निकलेंगे, तो वहाँ जानेंगे हमारे आपके उसी के बीच से वे नेता भी पैदा होंगे, लीडर भी पैदा होंगे। और अभी तक मैं कहता था कि तमाम जब राजनैतिक विपक्ष उस रूप में नहीं रहा गया तो सारे विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्राएं थी वह विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब उन पर भी पहरा है। और जहाँ जहाँ होता है हर जगहों पर कहा जा रहा है, मुहावरा बन गया, हम इसे जेएनयू नहीं बनने देंगे, काशी हिंदी विद्यालय हम इसको जेएनयू नहीं बनने देंगे। वह एक सिंबल है, क्या है वह? विचार का, लोकतंत्र का, भारतीय राष्ट्र का, भारतीय संविधान का, उसके पक्ष में। इसलिए आपको तय करना होगा, हम हर विश्वविद्यालय में एक कोना जेएनयू का बनाएंगे, हम उसे मिटने नहीं देंगे। शिक्षा पर जो उनका अधिकार है, वैज्ञानिक शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, आर्थिक संसाधनों से हम गायब हैं, तो सारे संसाधनों पर, चाहे आर्थिक संसाधन हो, चाहे शिक्षा का संसाधन हो, उन पर उनका कब्जा जमा के बैठे लोग, 20% लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, 80% लोग मारे फिर रहे हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चीज़ों को अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो सब चीज़ें नहीं होंगी। और जिस दिन दलित और ओबीसी के लोग हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद को अपने कंधे पर ढोना बंद कर देंगे, उसी दिन क्रांति आ जाएगी मित्रों। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और जब तक हिंदू धर्म है तब तक जात व्यवस्था भी रहेगी, जात व्यवस्था रहेगी तो आपके आरक्षण की समस्या भी रहेगी। और जातिवाद तो इस प्रकार, जाति इस प्रकार से घुली मिली है, हमारी रक्त मांस मज्जा में घुला दिया गया है कि बाबा साहब ने तो कहा था उसका संविधान कि जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा जातिवाद नहीं टूटने वाला है। क्या लिया हम लोगों ने? क्या लिया? एक भंगी और एक जाटो कि बेटी बेटी का संबंध नहीं होता है। यानी हम इसलिए कह रहे हैं कि दलित समुदाय जो ब्राह्मणवाद, जातवाद के खिलाफ पूरा संघर्ष करता है, पूरा उसका विरोध करता है, उसके जात समुदाय में भी वह ब्राह्मणवाद इस प्रकार से घुसा हुआ है, वह जानबूझकर नहीं निकाल सकता है। और एक भंगी एक जाटों को ब्राह्मण मानता है। हम हर जातियों में, हर समुदाय में इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो हमारी रक्त मांस मज्जा में भर दिया गया है, उसे आप कैसे निकालेंगे? वह सच्चाई बन करके है। इसलिए उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हम एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को छोटा बड़ा मानना, यह समझाना बंद कर दें। यही जातिवाद का विरोध है, जात का नहीं, जातिवाद का विरोध है। किसी को श्रेष्ठ मानना, किसी को अछूत बनाना, किसी को भंगी बना के छोड़ देना, यह जो भेदभाव है, विचारधारा है, इसके खिलाफ जो हमारा यही ब्राह्मणवाद है।
ब्राह्मणवाद वह है जो जातिवाद का समर्थन करता है, ऊंच नीच का समर्थन करता है, छोटे बड़े का भेदभाव पैदा करता है, वह ब्राह्मणवादी है। चाहे वह ब्राह्मण हो जात से, चाहे वह दलित जात से हो, तब भी वह ब्राह्मणवादी है अगर उसका वह समर्थन करता है। यह बहुत साफ साफ विचारधारा है। हमको, आपको, दलित को, पिछड़ों को इसको बहुत मजबूती के साथ समझना चाहिए कि हम में से भी कोई ब्राह्मणवादी हो सकता है और उनमें से भी कोई ब्राह्मणवाद का विरोधी हो सकता है। ये सच्चाइयाँ हैं, हमारा इतिहास है। बुद्ध के समय के सारे बौद्ध दार्शनिक ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणवाद की, जातिवाद की धज्जियाँ उड़ाई हैं जितना आज के दलित भी नहीं उड़ाएंगे। अष्टघोष हैं, दिगनाग हैं। यह पूरी परंपरा हमारी प्रतिरोध की मिली विरासत में, जिसको फुले ने, अम्बेडकर ने विकसित किया है। और फुले और अम्बेडकर की उस विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग, हम दलितों पिछड़ों में कितने लोग लेकर चल रहे हैं। हम अधिक से अधिक लालू को जानते हैं, मुलायम को जानते हैं। हमने कभी यह क्यों नहीं जाना कि हमारे यहाँ ललई सिंह यादव भी हुए हैं, जिन्होंने नाटक लिखे हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। हम क्यों नहीं जानते कि हमारे यहाँ ललई रामस्वरूप वर्मा भी हुए हैं, जिन्होंने तमाम किताबें लिखी थी। हमारे एकेडमिक्स हुए हैं। क्यों नहीं जानते जगदेव कुशवाहा हुए हैं बिहार में, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता है। ललई सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता था। हम अपने पेरियार को, हम अपने लेनिन को और अपने समाजवादियों को, हम जब उन्हें भुला बैठे तो केवल लालू मुलायम को हम याद करते रहे, नीतीश को याद करते रहे। यह कैसे होगा? इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो बुद्धिजीवी रहे हैं, हम उनको भूलते चले गए। हम दलितों में इसलिए चेतना बनी रही कि उनके सामने एक मॉडल था, बाबा साहब थे, फुले थे, उनके सहारा ले रहे। और ललई सिंह पेरियार की बात भी दलित ही करते हैं, उनकी जयंतियां भी वही मनाते हैं। ओबीसी के लोगों को मैंने जयंतियां उनकी मनाते हुए नहीं देखा है। इसलिए मित्रों, यह छोड़िए, दलित हैं, ओबीसी। आज आपको 3/4 आबादी का बहुजन समाज बनाना है। बहुजन का मतलब बहुजन पार्टी नहीं, बहुजन का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ये तमाम जो समाज है, 3/4 आबादी का बहुजन समाज। और इसका एक मीडिया होना चाहिए। जब तक आपके पास इस बहुजन का कोई एक मीडिया नहीं होगा, जो हमारा सबसे कमज़ोर पक्ष है, आप वो लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि आज सोशल मीडिया को छोड़कर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 80% की बात होती ही नहीं, केवल 20% की बात होती है। हमारे खिलाफ बातें आती हैं, उनकी बातें होती हैं। सोशल मीडिया ना हो तो लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए एक बड़े सख्त ज़रूरत उसकी है, मीडिया की, जो हमारी एक कॉमन मीडिया हो। जैसे बाबा साहब ने कभी किया था, मूक नायक या बहिष्कृत भारत, उस तरह का हमारे सामने हो, जो पूरे बहुजन समाज को जागृत करे, 3/4 आबादी को जागृत कर दे। तब जो है आपका काम आसान होगा। और इसके लिए जोखिम उठाने के लिए भी, सड़क पर उतरने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात खत्म करूँ।